तीसरा खत भी आया है उसके अंदर भी बड़ी सख्त लैंग्वेज यूज की गई है। फिलहाल तो यही लग रहा है कि काफी सर्द मोहरी है दोनों अफराद के दरमियान। किसी तरह अमेरिका की जानिब से जो है वो कोई ना कोई मूवमेंट हो, कुछ ना कोई डेवलपमेंट हो, इन खतूत को बतौर एविडेंस जो है वो रखा जाए। मेरे ख्याल में दिस हैज मोर टू डू विद द ऑडियंस। रिपोर्ट कार्ड के ऊपर जो है पूरी स्टैंप है मेरे ख्याल में आर्मी चीफ की जानिब से मौजूदा हुकूमत के लिए। तो फिलहाल तो मुझे कहीं पे कोई ब्रेकेज पॉइंट नहीं लग रहा। सीनियर सहाफी मंसूर अली खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो जरा ये बताएं कि इमरान खान साहब ने तीसरा खत लिख दिया आर्मी चीफ को, और आज हमने सुना कि आर्मी चीफ ने भी गैर रस्मी गुफ्तगू में ये कहा कि ना कोई खत मिला है, अगर कोई खत आया भी तो वो मैं वजीर आजम साहब को भेज दूंगा। तो ये क्या साफ जवाब है एक तरह से इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि भाई आपसे कोई बातचीत नहीं होगी? नहीं, मेरे ख्याल में जाहिर बात है क्योंकि ये चीज़ें जो है वो फॉर्मली पब्लिक डोमेन में हो रही हैं, तो पब्लिक डोमेन में तो जवाब बनता भी था यही कहना कि जनाब इस किस्म का कोई कांटेक्ट नहीं किया जाएगा या रिप्लाई नहीं दिया जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में बैकडोर चैनल्स के अंदर जो है वो राब्ते तो रहते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स की वजह से रहते हैं, केपी गवर्नमेंट के हवाले से रहते हैं, अली अमीन गंडापुर साहब के साथ रहते हैं, तो वो सिलसिले तो मौजूद हैं। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि इसके जरिए कोई नेगोशिएशंस हो जाएंगी, और खास तौर पे जो तीसरा खत भी आया है उसके अंदर भी बड़ी सख्त लैंग्वेज यूज की गई है। सो फिलहाल तो यही लग रहा है कि काफी सर्द मोहरी है दोनों अफराद के दरमियान, और फिलहाल कोई चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, कम से कम डायरेक्ट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। अच्छा, पर क्या वजह है कि खान साहब ने ये तीसरा खत लिखा? ऑब्वियसली पहला खत जब उन्होंने लिखा, दूसरा लिखा, थोड़ा सा तो उन्होंने भी जज कर लिया होगा किस किस्म का माहौल है। रीजन के वो बार बार ये खत लिख रहे हैं। मुझे अतर साहब सिर्फ और सिर्फ एक चीज नजर आती है जो रीसेंट डेवलपमेंट्स में सिर्फ मैं ये देख रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो आमद है, तमाम तर नजरें जो हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो उसी तरफ लग रही हैं। और ये जो खत लिखने का सिलसिला और इसको सोशल मीडिया के ऊपर डालना, बार बार जो है वो एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर इसे डालना, मेरा ख्याल में उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी तरह अमेरिका की जानिब से जो है वो कोई ना कोई मूवमेंट हो, कुछ ना कोई डेवलपमेंट हो, इन खतूत को बतौर एविडेंस जो है वो रखा जाए कि जनाब देखें एक पार्टी का सरबरा जो है वो इस वक्त जेल के अंदर है और वो ये तीसरा खत लिख रहा है, 3 खत वो लिख चुका है, और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं डेमोक्रेसी के हवाले से, इलेक्शंस के हवाले से, उनका बार बार तस्करा कर रहा है। तो मेरा ख्याल में दिस हैज मोर टू डू विद द ऑडियंस और लॉबी के लिए जो है वो ज्यादा लिखा जा रहा है। ये मेरी नजर में नाम तो उस पर आर्मी चीफ का लिखा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में ये अमेरिकन जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है ये उसकी अटेंशन हासिल करने के लिए ये खतूत लिखे जा रहे हैं। अच्छा, जो KPK में अली अमीन साहब की हुकूमत है, पहले ये कहा गया कि उनके राब्ते हैं, बल्कि अली अमीन साहब ने खुद एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि 90% से भी ज्यादा मामलात मैंने हल कर लिए थे। तो वो अली अमीन साहब किस वजह से, किस बुनियाद पे ये दावे कर रहे थे? अच्छा, मेरा ख्याल में जारी बात है कोई भी ये दावा तो कर सकता है, और अक्सर औकात मैं आपको बताऊं कि तमाम सियासी जमातों के अंदर ये जो मुख्तलिफ रहनुमा होते हैं ये अपने पार्टी के लीडरों को बढ़ा चढ़ा के ही ये पेश करते हैं कि जी वो साड़ी गल हो गई है, ये सबकी आदत होती है। तो मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर साहब ने भी जो है उस इंटरव्यू के अंदर इंप्रेशन यही दिया कि जी साड़ी भी गल हो गई या मेरी गल हो गई है, लेकिन हकीकत से ये बहुत दूर बात है। हमें कम से कम या मेरे पास जो खबर आती थी वो यही थी कि गंडापुर साहब के ये 90 या 95 या 99% मामला जो है वो तय नहीं है। हाँ ठीक है, एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन वो भी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के हवाले से ज्यादा है, या अगर कहीं पे जिसे कहते हैं ना कोई कहीं पे कोई चीज फंस गई तो ठीक है, उसको निकालने के लिए अली अमीन गंडापुर साहब अपना कोई रोल अदा कर लेंगे। जिस तरह आपने 26 नवंबर को देखा, सारा कुछ रैप करके वो चले गए, या उससे पहले भी आपको याद होगा जब वो 8 घंटे के लिए 22 घंटे के लिए गायब हो गए थे, तो इन जगहों के ऊपर वो अपना रोल अदा कर रहे थे। लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को भी अब काफी तक आइडिया हो गया है कि अली अमीन गंडापुर साहब के बस की ये बात नहीं है, और इसीलिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर खासतौर पे अली अमीन गंडापुर का जो एक पूरा ग्रुप है, जिसमें आप शेर अफजल मरवत को भी कंसिडर करें, बैरिस्टर सैफ को भी आप कंसिडर करें, उनसे वाइटल पोजीशंस जो हैं वो ली जा रही हैं, या जिस तरह शेर अफजल मरवत को भी पार्टी से निकाल दिया गया। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालना जो है वो मेरी नजर में सिर्फ शेर अफजल मरवत के लिए एक पैगाम नहीं था, बल्कि इवन अली अमीन गंडापुर के लिए भी जो है मरवत साहब को निकालना उनके लिए भी एक मैसेज जरूर है। अगर अली अमीन साहब को वजारत आला से हटाया जाता है खान साहब की जानिब से, आपके लिए वो सरप्राइजिंग चीज होगी? नहीं, मेरे ख्याल में मेरे लिए सरप्राइजिंग चीज नहीं होगी, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आएगी खान साहब को तो शायद इस मामले पे जरूर आए कि क्या ही इज श्योर कि वो अली अमीन गंडापुर की जगह पे कोई और CM इलेक्ट करवा लेंगे।
क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक इससे पहले जब उस्मान बुज़दार साहब सीएम होते थे यहाँ पे पंजाब में, और बहुत दफ़ा आप जानते होंगे पार्टी के कई लोगों ने जाके खान साहब को बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, बल्कि एक मौका तो ऐसा आ गया था कि जब खान साहब के बारे में अगर कोई जाके कोई बैठता था और उनसे कहता था कि जी वो मैं जरा आपसे बात कर लूँ, तो वो पहले ही कहते थे खबरदार बुज़दार के बारे में बात ना करना, बाकी कोई और बात है तो वो कर लेना, बुज़दार के बारे में मुझसे डिस्कस ना करना। उसमें मेरे पास जो सोर्सेज से खबर आई थी वो ये थी कि उसमें एक रीजन ये भी थी कि खान साहब को इस बात का यकीन था कि अगर मैंने बुज़दार को हटा के किसी और को लगाने की कोशिश की तो शायद बगावत हो जाएगी और मैं अगला सीएम ला ही नहीं सकूंगा। तो वो उस्मान बुज़दार के साथ जो है एक किस्म का स्टकअप भी हो गए थे। तो यहां पे भी अली अमीन गंडापुर साहब को अगर हटा भी दिया गया तो क्या इस बात की गारंटी है कि दोबारा वो एक सीएम लाने के लिए उनके पास जो है नंबर्स पूरे होंगे और कहीं पार्टी में बगावत नहीं हो जाएगी? क्योंकि ज़हन में रखिएगा इन तमाम रहनुमाओं के अपने अपने धड़े भी होते हैं, अपने अपने लोग भी होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आज भी अली अमीन गंडापुर की भी बात करें तो और कुछ नहीं तो 10-15 एमपी तो कहीं नहीं गए, वो डेफिनेटली उनके साथ जरूर आप समझते हैं कि तो खान साहब के क्या इतना आसान हो जाएगा? खान साहब के मुकाबले में इस वक्त केपीके के अंदर 10-12 एमपी खड़े हो सकते हैं? डू यू रियली थिंक ये एक जेन्युइन प्रोस्पेक्ट? मैं नहीं जानता ये बात मेरा, क्योंकि वो जब कहते हैं ना जब ये मौका आएगा तो फिर पता लगेगा कि क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता। लेकिन इस वक्त तो बहुत मुश्किल है, जाहिर बात है 2/3 मेजॉरिटी की गवर्नमेंट एक बनी हुई है, तो उसके साथ क्या किसी को तब्दील कर लेना क्या मुमकिन होगा? मेरा ख्याल में ये जब वक्त आएगा तो पता लगेगा, लेकिन आसान नहीं होगा, जरा थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी, क्योंकि जाहिर बात है एक सिटिंग सीएम को आप हटा दें और उसकी जगह एक और सीएम ले, और उसके बाद खान साहब खुद भी बाहर नहीं है, खान साहब अंदर हैं। आपका लीडर अगर बाहर हो ना तो वो तब्दीली करना चाह रहा हो तो वो कर भी लेगा। आपको याद होगा सिंध के अंदर कायम अली शाह साहब को हटा के मुराद अली शाह को लाया गया था, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी पूरी तरह कंट्रोल में थी, आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो पूरी तरह कंट्रोल में थे। तो यहां पे क्या इतना आसान होगा या नहीं, आई थिंक जरा ये जब वक्त आएगा तो फिर पता लगेगा। अच्छा, जो हुकूमत तासुर देती है कि हमारे मामलात बिल्कुल दुरुस्त चल रहे हैं, हमें किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है, तरक्की भी हो रही है, क्या हुकूमत वाले इतने ही बेफिक्र हैं इस वक्त? नहीं, मेरे ख्याल में आज तो जो आर्मी चीफ की जानिब से बयान आ गया है कि जनाब मेरी तरफ कोई खत आएगा तो वजीर आजम की तरफ जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये जो 3 जुमले हैं ये तो रिपोर्ट कार्ड के ऊपर जो है पूरी स्टैंप है मेरे ख्याल में आर्मी चीफ की जानिब से मौजूदा हुकूमत के लिए। तो फिलहाल तो मुझे कहीं पे कोई ब्रेकेज पॉइंट नहीं लग रहा। उसके बाद जिस तरह जो तुर्की के सदर हैं तैयब एर्दोगान, वो जब आए हुए हैं यहाँ पे और उनके सामने सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप ने जिस तरह एक सेम पेज का जो एक इफेक्ट दिया है, मरियम नवाज साहबा भी ऑल द वे पंजाब से उठ के वहां पे गई हैं। फिलहाल तो उसके अंदर मुझे कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। अगर आप जुडिशरी के मामला देखें, मईशत के मामला देखें, फिलहाल तो दोनों बिल्कुल फ्रीक्वेंसी के साथ जो है इकट्ठे चल रहे हैं। तो मुझे क्लैश का एरिया फिलहाल कोई नजर तो फिलहाल नहीं आ रहा, लेकिन आप जानते हैं ये पाकिस्तान की तारीख है, क्लैश कब जो है वो आ जाए, किस बात के ऊपर नाराजगी हो जाए, हमें पता भी नहीं लगता। और तैयब एर्दोगान साहब ने आज इलेक्ट्रिक कार भी दी है जरदारी साहब को तोहफे में, आप देखते हैं उस कार का क्या बनता है। एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, IMF के वफ्द का चीफ जस्टिस से मिलना। आपने अरसा दराज से आप भी साफत कर रहे हैं, चीजों को कवर कर रहे हैं, कभी क्या माजी में कोई इस लेवल की IMF ने एंगेजमेंट की है पाकिस्तानी इदारों से? नहीं, इससे पहले तो वाकई मैंने नहीं की हुई, लेकिन अलबत्ता मुझे थोड़ा सा इस पर जब मैंने रिसर्च किया तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं इमरान शफकत साहब, आज मेरी उनसे बात हो रही थी, उनकी बात मैं कोट करूंगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले वर्ल्ड बैंक वाले जो हैं वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से 2-3 दफा माजी में मिल चुके हैं, और उन्होंने कहा मैंने बताओ रिपोर्टर इसको कवर भी किया हुआ है। लेकिन वो जो बेसिकली मुलाकातें हुई थी उस वक्त वर्ल्ड बैंक की, उस वक्त वर्ल्ड बैंक की कोई स्कीम थी जिसके तहत उन्होंने अदालतों को अपग्रेड करना था, जुडिशरी के ऊपर जो है वो फंड्स वगैरह खर्च होने थे, तो उस सिलसिले में मुलाकात थी। लेकिन IMF के वफ्द का जो है वो गवर्नेंस और जुडिशल मामलात के हवाले से चीफ जस्टिस से मिलना, उसके बाद दीगर इदारों के सरबराहों से मिलना, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। लेकिन मेरा ख्याल में पाकिस्तान के पास या पाकिस्तानी हुकूमत के पास इसके पास चॉइस भी नहीं है। यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट होती तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी सूरत हाल के अंदर आप उन्हें ना भी कर सकते थे कि नहीं जनाब आपने नहीं करना। जाहिर बात है आपने उनसे पैसे लेने हैं और आपको उनकी तमाम शराइत आप मान रहे हैं, माजी में भी आपने मानी है। अब सरकारी मुलाजमीन के हवाले से जो नई कानून साजी आ रही है कि ग्रेड 17 से लेकर 22 तक के तमाम लोगों को अपने असासाजात जो हैं वो डिक्लेयर करने पड़ेंगे, अनाउंस करने पड़ेंगे, तो ये सारा कुछ उन्हीं के कहने के ऊपर हो रहा है और आपको करना पड़ेगा।